जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज हम लेंगे एक नया टॉपिक और कल आपने प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत काव्य के 3 टॉपिक रस, छंद और अलंकार ये कंप्लीट किए। कल अलंकार को हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज एक नए टॉपिक की बारी है। लेकिन जो भी अब तक आपने पढ़ा है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, आपको किसी भी तरह का कोई अगर डाउट है, तो आप पहले वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो एक नए बैच के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तमाम आपके साथी जो हिंदी को पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल ऑफर है आपके लिए, ठीक है। 699 रुपया में हिंदी स्पेशल बैच आया है, जो हिंदी स्पेशल 38 बैच है। तो ये अपने आप में हिंदी स्पेशल 38 बैच, तो ये हिंदी स्पेशल 38 बैच में अभी डिस्काउंट चल रहा है आपका 699 रुपया में बैच है। वैसे कोर्स की फीस है आपकी 899 रुपया। इससे पहले कल आपने जो चीजें कंप्लीट की थी वो हमारा फोकस था काव्य पर, और काव्य के अंतर्गत अब तक आपने जो पढ़ा है दोस्तों, वो क्या क्या पढ़ा है। एक तो टॉपिक आपने यहाँ पे छंद वाला अपना कंप्लीट किया है, इसमें कोई दिक्कत हो। दूसरा आपने रस को पढ़ा है, और तीसरा आपने अलंकार को। तो एक बार मैं देख लेता हूँ ये तीनों टॉपिक आपके, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो एक बार आप सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जिसका भी जो डाउट है आप अपना डाउट पूछ सकते हैं जी। छंद वाला टॉपिक कर लिया हमने या नहीं, एक बार याद दिलाइए। ये तो तय है कि पिछली जो क्लास हुई वो अलंकार की हुई, अलंकार वाला टॉपिक हमने किया। क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, इसमें रस तो शो कर रहा है। जी थैंक यू। मैं कन्फर्म करना चाह रहा हूं कि रस वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। रस तो पढ़ा है, लेकिन छंद, इसमें क्योंकि टाइटल में केवल रस और अलंकार दिखाई दे रहे हैं। हो गया है छंद, चलो जी ठीक है। तो इसका मतलब टॉपिक अपडेट नहीं है। मैंने अभी ये कोर्स एक्टिवेट कराया अपने फोन पे, ताकि पता तो चले कि आप लोगों के पास चीजें जो पहुंच रही है वो सही है कि नहीं। इसमें रस रस रस, हाँ तो रस से शुरुआत की हमने, ठीक। तो फिर छंद कहाँ पड़ा है, 50 अलंकार से पहले, हाँ हो गया है, ठीक है। टॉपिक अपडेट नहीं है। मैं आज ये टॉपिक सारे देख लूंगा, इसको भी अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। अभी हमें करना है काव्य शास्त्र। अभी क्या हमने क्या पढ़ा, काव्य। अभी दूसरा टॉपिक क्या करना है हमें, काव्य शास्त्र के बारे में हमें यहाँ चीजों की जानकारी लेनी है, ठीक है जी। काव्य शास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जिन किताबों का सहारा आप लोग लेते हो, उन किताबों में टॉपिक न तो दिया है, और जिसी में दिया है तो सही से चर्चा उसमें नहीं हुई है।
किस तरह के काव्य शास्त्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को कैसे हमें कंप्लीट करना है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी आज कंप्लीट ही कर लेंगे। आपके इसमें काव्य शास्त्र के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसी का तब तक कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको काव्य शास्त्र के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। अगर अब तक जो भी आपने पढ़ा है काव्य के 3 टॉपिक रस छंद अलंकार, इसमें दिक्कत हो, इससे पहले जो टॉपिक आपने पढ़े उसमें कोई दिक्कत हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में आप भेज के ले सकते हो। क्या करे, साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के वस्तुनिष्ठ पर्सन हैं, एक बार दिखा देते हैं, कराएंगे, पहले डिटेल में पढ़ाएंगे आपके यहाँ क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। ये पूछ रहा है, इसको हम साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी अब तक हमने रस छंद और अलंकार के बारे में पढ़े उसमें से यही जो रस और अलंकार हमने पढ़े उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि नाट्य शास्त्र में रस के बारे में बताया गया, काव्य अलंकार काव्य दर्श साहित्य मीमांसा में अलंकार के बारे में बताया गया। तो काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करने वाला प्राचीनतम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पे 4 ग्रंथ दे दिए। ये ग्रंथ किसके हैं? भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में अध्याय व श्लोकों की कुल संख्या कितनी है, इस तरह के प्रश्न। नाट्य शास्त्र के विस्तार करता आचार्य कौन थे, ठीक है। वर्ध भरत वर्ध नाट्य शास्त्र की संपूर्ण श्लोक संख्या कितनी है। काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करने वाला सुप्रसिद्ध पुराण कौन सा है। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या कितनी है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। भरत मुनि की संज्ञा विशेष क्या है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है। आचार्य भामाकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक बताओ। वामनकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ बताओ। वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है। कुंतक का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। ध्वनि संप्रदाय। एनीथिंग, आपको आंसर नहीं देना, पहले पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, तो कुल मिला के इस तरीके से हमें प्यारे दोस्तों इन सब क्वेश्चनों को करना है, हमें इन सब क्वेश्चनों को करना है। लेकिन इन प्रश्नों को करेंगे हम तब जब पहले हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले इसके बारे में आज काव्य शास्त्र के, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर आगे बढ़। तो लगे हाथ, क्योंकि ये रस और अलंकार से जुड़ी हुई चीज है तो इसीलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। रस और अलंकार से ये जुड़ी हुई चीज है।
हेली नहीं मिल रही है। इस पे भेजी। ये क्या हो रहा है? हाँ? हिंदी काव्य शास्त्र क्वेश्चंस को भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चनों से पहले आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। आज का काम आज ही कंप्लीट कर देना है। ठीक है, दोबारा से ये पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी। मेंशन भी है शायद आपके इसमें, मैं चेक कर लूंगा, नहीं है तो आज ही दिलवा देंगे आपकी पीडीएफ जो कैटेगरी है उसमें। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं उनको यहीं से ही आपको कंप्लीट करना है। तो ये है हमारे भरत मुनि जी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, भरत मुनि, इन्होंने किस
रस संप्रदाय के ये जनक माने जाते हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। भरतमुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य। तो एक प्रश्न तो हमारा बन गया, ये संस्कृत काव्य शास्त्र के क्या है, प्रथम आचार्य हैं। किसके? संस्कृत काव्य शास्त्र। तो यहां से प्रश्न बनेगा आपका ये, ठीक है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय दूसरी शताब्दी माना है। दूसरा प्रश्न बना तो इनका जो समय है वो कौन सा है, दूसरी शताब्दी है। किसके द्वारा है? आचार्य बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय क्या है? एक समीक्षक है, आलोचक है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे कवियों के बारे में, रचनाओं के बारे में अपना अनुशीलन करने के बाद में जो उनकी समीक्षा की है, तो इसलिए उनको समालोचक, आलोचक माना जाता है, समीक्षक माना जाता है। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे आचार्य बलदेव उपाध्याय का नाम संस्कृत में आधुनिक काव्य शास्त्रियों में आता है, जिन्होंने अपने से पूर्ववर्ती अर्थात अपने से पहले के जो काव्य शास्त्री हुए उनकी रचनाओं का अनुशीलन किया, उनकी समीक्षा की। तो इनके अनुसार भरतमुनि का समय क्या हो गया, दूसरी शताब्दी। और संस्कृत काव्य शास्त्र के पहले आचार्य, प्रथम आचार्य माने जाते हैं भरतमुनि, जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। भरतमुनि की प्रसिद्ध रचना क्या है? नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन है। नाट्य शास्त्र में किस चीज का वर्णन है? नाटक के सभी पक्षों का वर्णन। नाटक के पक्षों का क्या है? वर्णन है। किसके अंतर्गत? नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है इसके अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा। तो आचार्य भरत ने क्या कहा? इसको पंचम वेद की उपाधि दी इन्होंने। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी वेद की? पंचम वेद। पंचम वेद दो रचनाओं को कहा जाता है, एक भगवत गीता को और दूसरा कहा जाता है नाट्य शास्त्र। भगवत गीता को पंचम वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चारों वेदों का सार दिया हुआ है। तो जहाँ चारों वेदों का सार है, इस वजह से भगवत गीता पंचम वेद। नाट्य शास्त्र के अंदर जो वेदों की विषय वस्तु है, अर्थात जिन मुद्दों को, जिन विषयों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में उठाया गया, वे सारे के सारे मुद्दे, उनकी जो विषय वस्तु है, इस नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रखी गई है। क्योंकि एक बड़ा ग्रंथ है जिसके अंदर 36 अध्याय हैं। तो इसके अंतर्गत कितने अध्याय हैं? नाट्य शास्त्र में अध्यायों की संख्या है 36 अध्याय हैं, लगभग 5000 श्लोक हैं। तो श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 5000 श्लोक। किसमें? नाट्य शास्त्र में। तो 5000 से कुछ कम है 10-12। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसीलिए यहाँ लगभग शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो लगभग 5000 श्लोक इसमें नाट्य शास्त्र के अंतर्गत है। नाट्य शास्त्र में रस के बारे में जो कहा गया, 36 अध्यायों में केवल 5 अध्यायों में ही चर्चा हुई। बाकी अध्याय में नायक नायिका के भेद बताए गए, 4 प्रकार की नायिका, 4 प्रकार के नायक। तो ये हीरो कितने प्रकार के हैं, हीरोइन कितने प्रकार की है, कौन से हीरो के साथ कौन सी हीरोइन को कथा वस्तु दे के आप फिल्म को सुपर डुपर हिट बनवा सकते हो, इन सब की चर्चा नाट्य शास्त्र में आचार्य भरतमुनि ने की है। ये आपको ध्यान रखना। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। तो यहाँ पे वाचिक अभिनय मतलब वाणी के माध्यम से जब हम रोल प्ले करते हैं स्टेज पे जाके, रंगमंच पे जाके, उस चीज का वर्णन नाट्य शास्त्र में किया है। कहने का मतलब होता है अभिनय के बारे में सबसे पहला जो ग्रंथ आया वो भरतमुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र जो लिखा गया इसी के अंदर है। जितने हीरो हैं, जितनी हीरोइन हैं, जितने डायरेक्टर हैं, फिल्मों को लिखने वाले हैं, कथाकार हैं या गीतकार हैं, उन सब ने इस नाट्य शास्त्र को, जो कि अलग अलग भाषाओं में लिखा जा चुका है, इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, उसमें इन्होंने पढ़ा और उसी के माध्यम से ही आज आप ये तमाम सीरियल और तमाम ये फिल्में देख रहे हो। तो नाट्य शास्त्र की दूसरी खासियत क्या है कि इसमें वाचिक अभिनय के प्रसंग को रखा गया है। वाचिक का मतलब है वाणी किस तरह की होगी, किस तरीके से अपनी भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करके आप रंगमंच पे परफॉर्मेंस करेंगे, इसके बारे में यहाँ ये चर्चा की गई है। अगर इसके बाद है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण बताए। तो क्या बताए भरत मुनि ने? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है 10 गुण किसने बताए,
ठीक है, 10 दोषों का वर्णन किया, काव्य में 10 प्रकार के दोष हो सकते हैं, और केवल 4 अलंकारों का वर्णन किया। 4 अलंकारों का वर्णन किया, इसमें से आपने यमक, उपमा, इसके साथ रूपक और एक दीपक अलंकार का भी प्रयोग इन्होंने अपना किया है। तो यहाँ ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार, ठीक है, 4 नायिका और 4 आपको ध्यान रखना है नायक का वर्णन नाट्य शास्त्र के ग्रंथ में भरत मुनि के द्वारा किया गया। नाट्य शास्त्र के 6वें व 7वें अध्याय में, यहाँ 6 से लेके 7वें अध्याय में, 6 से लेके 7वें अध्याय में, 6 से 7वें अध्याय में रस व भाव का वर्णन है। रस भाव वर्णन कहाँ है आपको ध्यान रखना है, 6 और 7वें अध्याय में। तो आपसे पूछा जाएगा रस का वर्णन नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया गया। टोटल अध्याय कितने, 36, लेकिन रस का वर्णन कहाँ है, 6 अध्याय में, 7वें अध्याय में। रस तथा भाव का वर्णन, भाव कौन से हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्याभिचारी भाव। तो यहाँ भाव का मतलब ये बॉडी लैंग्वेज इमोशंस नहीं है। भाव का मतलब यहाँ किसके बारे में है, जो 3 भाव इन्होंने बताए। एक तो विभाव बताया है, किसकी चर्चा की है इन्होंने, विभाव की चर्चा की है। ठीक है, कितने होते हैं विभाव, ये 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। इसके बाद इन्होंने फिर किसकी चर्चा की, अनुभाव की बात की। अनुभाव कितने बताए गए आपको, अनुभाव 4 होते हैं। इसके बाद इन्होंने एक और भाव कहा, वो है व्याभिचारी भाव। क्या है, व्याभिचारी भाव। तो व्याभिचारी भाव कितने प्रकार के हैं, 33 प्रकार के। तो ये 3 भावों की चर्चा किसमें की गई, ठीक है, नाट्य शास्त्र में। कौन से अध्याय में, 6 और 7वें अध्याय में। रस की चर्चा कहाँ की गई, 6 और 7वें अध्याय में। कुल कितने अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में जिसमें रस के बारे में चर्चा हुई, वे है 5 अध्याय। शुरुआत कहाँ से होती है, 6 अध्याय से। रस और भाव का वर्णन कहाँ है, 6 और 7वें में है केवल। तो ये स्थायी भाव को नहीं कह रहे। तो इस व्याभिचारी भाव का ही दूसरा नाम क्या रखा गया, हिंदी के आचार्यों ने इसी को कहा था संचारी भाव। लेकिन भरत मुनि इसको क्या कह रहे हैं, व्याभिचारी भाव। पहले कौन हुए, भरत मुनि। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 33। तो हिंदी के जो आचार्य हैं इसी व्याभिचारी को संचारी भाव मानते हैं। अब अंदाजा आप लगाओ, जो इंसान दूसरी शताब्दी का हो तो सबसे पहले तो रस के बारे में उन्होंने ही बताया। ये साधारणीकरण की जो व्याख्या रामचंद्र शुक्ल ने की, ये तो बाद में की, बहुत ही ज्यादा। तो भरत मुनि ही रस के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनकी जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, वो किस लिए जानी जाती है, वो मैंने आपको बताया कि उसमें 10 काव्य के गुण, 10 काव्य के दोष, 4 अलंकार, 4 प्रकार की नायिका, 4 प्रकार के नायक का वर्णन है और रस के बारे में चर्चा की गई है नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। तो भाव कौन से हो गए ये भी आपको पता है। विभाव के अंतर्गत आलंबन उद्दीपन आ गया। अनुभाव के अंदर है वाचिक है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। इसी पे सबसे ज्यादा जोर दिया इन्होंने, वाचिक अभिनय पे। ठीक है, अगर आज भरत मुनि नहीं होते, इनका नाट्य शास्त्र नहीं होता, तो आप सीरियल और फिल्में नहीं देख रहे होते। ये बनती नहीं, किसी के दिमाग की उपज थोड़े ही है ये तो भरत मुनि ने बताया कि इस तरीके से भी हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के हैं, वाचिक, काह्य, आर्य और सात्विक। और संचार व्याभिचारी 33 प्रकार के हैं। असूया, एमर्स है, ठीक है, निंद्रा है, आलस्य है, ईर्ष्या, द्वेष, गर्व, घमंड, अहंकार, चपलता, चंचलता, संतोष, असंतोष, ये सब क्या कहलाते हैं, व्याभिचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8। लाजवाब प्रश्न, रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी है, 8। 11 भी इन्होंने ही बताई। तो 8 में जो 11 है उनमें से कौन कौन से नहीं है, एक तो ये भक्ति रस को रस नहीं मानते हैं, एक ये वात्सल्य को रस नहीं मानते हैं, एक शांत को रस नहीं मानते हैं। क्योंकि शांत साधु और सन्यासियों में होता है तो उसकी स्थिति निर्वेद है। तो इन्होंने कहा कि रस का तो शाब्दिक अर्थ आनंद है। तो जब रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है तो साधु सन्यासियों को देखकर या उनकी बातों को सुनकर आप आनंद नहीं ले सकते हो। इसीलिए श्रृंगार रस के अंतर्गत इन्होंने वात्सल्य भक्ति को रख दिया। 2 रस चले गए श्रृंगार के अंदर और श्रृंगार रस को बना दिया इन्होंने रसों का राजा, अर्थात सर्वश्रेष्ठ रस।
बना दिया उन्होंने। इसके साथ साथ शांत को रस मानने से मना कर दिया, क्योंकि वो आनंद की अनुभूति नहीं करा सकता। और रस की डेफिनेशन है कि जहां आनंद की अनुभूति होगी वही क्या कहलाता है, आपका रस। तो बाद के जो 3 रस है, शांत रस, वात्सल्य और भक्ति, को ये नहीं मानते। बाकी रस की संख्या कितनी बच गई, 8 बच गई। अगर यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। हाँ, आप काजल लुसेंट पढ़ते रहो, लुसेंट पढ़ के पेपर तो आप दे लोगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। हिंदी में रसों की संख्या जब आपको पढ़ाई गई, केवल और केवल 9 है। कुल रसों की संख्या 11 है। और आपको ये भी बताया गया कि 9 रस कब है, 11 कब है, संस्कृत में कितने हैं, पाली में कितने, प्राकृत में। बेफसर जी लुसेंट में तो, लुसेंट कोई ब्राह्मण ने लिखी है? अरे आप यहाँ जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से सारी चीजें आपको बताई गई है, लेकिन दिमाग में जो चीज एक बार आपके पहले से बैठ गई है वो गलत सलत, बिना लॉजिक, बिना सीक्वेंस के, उसी को गए। लुसेंट कोई की औकात है कि वो कोई सिलेक्शन दिलवा पाए? आज की डेट में कोई एग्जाम है ऐसा जो लुसेंट में से आ जाए? दिक्कत आप लोगों के साथ यही है कि आपसे क्वेश्चन पूछे गए हिंदी के 100 मान के चलो, और किसी किताब से 10 क्वेश्चन मिल गए, तेरी का 10 क्वेश्चन में, अरे 10 पे सिलेक्शन हो रहा है क्या आपका? सिलेक्शन होगा जब 100 में से 85 करके आओगे। अब ये 85 कौन सी किताब में से मिलेंगे? ऐसी कोई किताब ना तो आज तक लिखी है, ना कोई लिख पाएगा। तो इसीलिए आप 10 क्वेश्चंस करके, 50 क्वेश्चन करके यहाँ जो खुश हो रहे हो, आपने एफर्ट्स लगाया, अपने नोट्स बनाए, मेरे से पढ़ा, कुछ किताबों से पढ़ा, तब जाके आप 50 कर गए। 50 पे सिलेक्शन थोड़ा ही हो रहा है, ठीक है? सिलेक्शन होगा 85। जिस दिन ये परफॉर्मेंस कर लोगे आप, उस दिन समझ लेना कि आपकी तैयारी होगी। आगे देखो, भामा। आज का काम आज ही कंप्लीट करना है। इसको ऐसे नहीं, सर जी पीडीएफ दे दो, सर जी पीडीएफ, ये रही पीडीएफ ले लो। ऐसी तो मैंने अब खोली है, यहाँ स्मार्ट बोर्ड में खुली है और वहां फोन में। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब ये पीडीएफ मेरे से लेते हो उस समय आपके दिमाग में कौन से ऐसा फतूर आ जाता है, या कौन सा ऐसा जादू हो जाता है कि मैं यहाँ खोल रहा हूं तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है। और जब आप फोन में खोल के बैठोगे, पढ़ोगे इसको, तब कौन सी चीज आपके दिमाग में आ जाती है कि आप तुरंत कैच कर लेते हो। ये वही तो पीडीएफ है जो मेरे से चाह रहे हो। अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ, दाएं बाएं के बैकग्राउंड को बता रहा हूँ कि यहाँ कैसे क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन सी चीजें पूछी जा चुकी है, कैसे इसको याद करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज लैंग्वेज में लर्न करने की होती है, कुछ चीज समझने की होती है। जो समझने की है तो वो समझाते हैं, जो लर्न करने की है तो वो लर्न कराते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने आप में, ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी होगी, सारे क्वेश्चंस आपको लगातार करके जाना है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। भामा आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय 6ठी शताब्दी माना है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन केवल आप ही सही करोगे, बाकी के सबके गलत होंगे। ये क्या है? 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध। पूर्वार्ध मतलब एक होता है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का मतलब होता है, मान के चलो अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो ये 21वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। और ये 21वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कब तक रहेगा? 2050 तक रहेगा। और जब 2051 हो जाएगा तो ये 21वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहलाएगा। तो पहले जो 50 साल है उनको तो हम पूर्वार्ध के रूप में लेते हैं, और जो बाद के 50 हैं उनको हम उत्तरार्ध के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? उत्तरार्ध के रूप में। तो ये 51 से लेके 100 तक जो होंगे वो उत्तरार्ध कहलाएंगे, और 1 से लेके 50 तक के जो साल होंगे वो पूर्वार्ध कहलाएंगे। तो अभी क्या चल रहा है हमारा? 21वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और जब 2051 आ जाएंगे तो क्या कहेंगे हम इसको? 21वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो ये 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ है। तो 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में होने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम 21वीं शताब्दी कह रहे हैं, तो यानी कि 50 साल पहले का जो समय रहा है, ठीक है, तो उसको आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना। 1%। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र संप्रदाय में प्रयुक्त किया। जब तक आचार्य भामा नहीं आए तो एक छत्र राज था आचार्य भरत मुनि और उनकी काव्य शास्त्रीय पुस्तक, ठीक है, नाट्य शास्त्र का। आचार्य भामा ने एक अलग झंडा उठा लिया
और वो अलग झंडा क्या था, अलंकार का झंडा था। वो बोला रस महत्वपूर्ण नहीं है, अलंकार महत्वपूर्ण है। तो भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत कर दिया। भामा ने एक रचना लिखी और उस रचना का नाम था काव्य अलंकार, जैसे नाट्य शास्त्र लिखा गया है। तो ये तो क्वेश्चंस था आपके नॉलेज के लिए, लेकिन ये पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो भामा की रचना क्या है, काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त हैं। तो काव्य अलंकार कितने परिच्छेदों में विभाजित किया गया, 6 परिच्छेदों। जब चैप्टर्स को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग भाग में, तो उस काव्य शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उसके लिए हम परिच्छेद शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पाठ कहते हो, अध्याय कहते हो, चैप्टर कहते हो, ऐसे संस्कृत के जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनको भागों में विभाजित जब हम करते हैं तो उनके हम अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस काव्य अलंकार के अंतर्गत जो 6 चैप्टर रखे, 6 अध्याय रखे, 6 पाठ रखे, उन 6 पाठों को हमने परिच्छेद कहा। तो कितने पाठ हो गए इसमें, काव्य अलंकार जो कि भामा की रचना है वो हो गए आपके 6 पाठ अर्थात 6 परिच्छेद। भामा के काव्य अलंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषय है। आपको इसको दे के वो इसको पूछेगा, इसको दे के आपको इसको पूछेगा, और अनेक बार पूछे जा चुके हैं। आपसे पूछा जाएगा कि काव्य अलंकार के किस परिच्छेद में काव्य के लक्षण और काव्य के भेदों की चर्चा की गई है। तो आप कहोगे काव्य अलंकार के पहले परिच्छेद में, काव्य अलंकार के पहले परिच्छेद में काव्य के लक्षण और काव्य के भेदों का निरूपण है, काव्य के साधनों का निरूपण है। तो पहले परिच्छेद में पहले पाठ के अंदर क्या क्या विषय रखे गए, काव्य के साधन क्या है, काव्य के लक्षण क्या है और काव्य के भेद क्या है। तो यहाँ पे 3 चीजों की बात हुई, किस किस की, काव्य के साधनों की बात हुई, काव्य के लक्षण की बात हुई और काव्य के भेदों की बात हुई। ठीक है, दूसरे और तीसरे अध्याय में, इन 2 चैप्टरों में, दूसरे और तीसरे में, तो द्वितीय और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में काव्य अलंकार निरूपण किया गया। इसमें अलंकार निरूपण का मतलब क्या हुआ, अलंकार के बारे में जो चर्चा हुई वो कौन से चैप्टर्स में हुई, दूसरे और तीसरे चैप्टर में। पूछा जाएगा कि अलंकार निरूपण किसके अंतर्गत है। ठीक है, तो आप कहोगे काव्य अलंकार के दूसरे और तीसरे चैप्टर्स में अर्थात परिच्छेद में। चैप्टर्स को क्या कहा गया, पाठ को, अध्याय को क्या कहा, यहाँ परिच्छेद कहा गया। क्या कहा गया, परिच्छेद। चौथे में क्या है, 10 दोष का निरूपण। तो जो 10 दोष बताए थे काव्य के आचार्य भरतमुनि ने, क्योंकि भरतमुनि पहले आए, भरतमुनि दूसरी शताब्दी के थे, ये 6ठी शताब्दी के हैं। तो 10 दोष का निरूपण इन्होंने अपने चौथे अध्याय में किया है। किन्होंने, भामा ने किया है। तो 10 दोष दंडी ने भी बताए और 10 दोष प्यारे दोस्तों यहाँ काव्य अलंकार में भामा ने भी बताए। 5वें के अंदर न्याय विरोधी, 5वें के अंदर क्या है, न्याय विरोधी दोष निरूपण है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर ली, अपनी चीजों की समीक्षा की कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, उनके प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। तो उनके क्या कर दिए, प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। तो न्याय विरोधी दोष निरूपण कहाँ हुआ, 5वें अध्याय में हुआ। और शब्द सिद्ध निरूपण, जो भी वर्तनी संबंधी गलतियां थी, या ये कहे कि शब्दों की संरचना कैसे बनेगी, शब्द अपना भाव प्रकट कैसे करेगा, उसके बारे में जो चर्चा हुई वो ही लास्ट वाले अध्याय में। और वो लास्ट वाला अध्याय जो था वो था आपका ये वाला जिसको हम कह रहे हैं शब्द, ठीक है, शब्द शुद्धि निरूपण। और वो किस में थी, इस 6ठे अध्याय में। तो टोटल चैप्टर कितने थे, 6 चैप्टर्स थे। किस रचना में थे, काव्य अलंकार। किसकी रचना है, आचार्य भामा की रचना है। तो काव्य अलंकार भामा की रचना है, 6 चैप्टर है। चैप्टर अध्याय को परिच्छेद कह रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि यहाँ दूसरा और तीसरा इन दोनों में जो चर्चा है वो केवल अलंकार निरूपण की है। क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, काव्य अलंकार के किस परिच्छेद में काव्य अलंकार की बात की गई है, अलंकार निरूपण की बात की गई है, अलंकार के बारे में चर्चा की गई है। काव्य अलंकार के किस परिच्छेद में काव्य के लक्षण व काव्य के भेदों के बारे में चर्चा की गई है। तो आप कहोगे पहले। तो ये इसको दे के इनको पूछ लेगा, इनको दे के इनको पूछ लेगा। ये थे भामा कौन से काल के अर्थात किस समय के व्यक्ति थे। तो आप कहोगे 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध।
तो आप क्या कहोगे? 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में आचार्य भामा इस भारत की भूमि पे थे। तो भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत कौन कौन से थे, इन्होंने किस किस की चर्चा की है जी भामा ने, ये भी पूछेगा। तो भामा है कि प्रमुख काव्य सिद्धांत क्या है? शब्द अर्थ दोनों काव्य होना, शब्दार्थों सहितम काव्य, ये इनकी क्या है? ये इनकी काव्य की परिभाषा है, जो एक नहीं अब तक हिंदी के अंतर्गत प्यारे दोस्तों 50 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शब्द तथा अर्थ दोनों क्या है? काव्य है। काव्य के लिए शब्द और अर्थ दोनों का जरूरी है, इसीलिए इन्होंने कहा शब्द अर्थ सहित हो काव्य। अगर शब्द के अर्थ नहीं है तो फिर हम उसको काव्य नहीं मानेंगे। तो किसी भी पुस्तक को, किसी भी ग्रंथ को अगर आपको सुपर डुपर हिट बनाना है तो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिससे वहां हम सही भाव निकाल पाए, उसके अर्थ को समझ पाए। कई बार कहने वाला बहुत सारी बात वर्बली कहता है, लेकिन हम कहते हैं भाई दोबारा बोलिए, हमारी समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो। कई बार किताबों में बहुत सारी चीजें होती है लेकिन समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांतों में सबसे पहली बात यह है कि शब्दार्थों सहितम काव्य, ये काव्य की परिभाषा है जो इन्होंने कहा। काव्य किसे कह रहे हैं? काव्य कह रहे हैं पुस्तक को, काव्य कह रहे हैं ग्रंथ को। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या है काव्य परिभाषा। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों का वर्णन। तो भरत मुनि ने कितने गुण बताए थे? 10 गुणों की चर्चा भरत मुनि ने की। इन्होंने कितने गुणों की चर्चा की? केवल 3, और ये माने भी गए हैं। ये जो 3 गुण इन्होंने बताए, एक माधुर्य ओज और एक है प्रसाद गुण। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गुणों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 3 गुण है। एक माधुर्य गुण जो श्रृंगार रस में होता है, एक ओज गुण जो वीर रस में होता है, एक प्रसाद गुण जो शांत रस में होता है। तो प्रत्येक रस और अलंकार के पीछे गुण भी काम करते हैं। तो जहां भरत मुनि 10 गुणों की चर्चा कर रहे थे, वहीं पर इन्होंने चीजों को छोटा कर दिया और उन सभी गुणों को किसके अंदर रखा गया? माधुर्य। पूछे जाएंगे गुणों की संख्या कितनी है? माधुर्य, ओज और प्रसाद। श्रृंगार रस में कौन से गुण है? माधुर्य। वीर रस में कौन सा गुण है? ओज है। ठीक है। शांत रस में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। वक्रोक्ति क्या है? बातों को सीधे सीधे ना कह के, अगर आपको किताब लिखनी, एक अच्छा राइटर बनना है, तो बातों को सीधे सीधे ना कह के, सीधे सीधे ना रख के, घुमा फिरा के कहे। जैसे इधर राहुल गांधी ने कहा था मोदी चोर है, मोदी चोर है, तो ये बातों को सीधे सीधे कह दिया। बीजेपी वालों ने कहा इन्होंने 60 साल तक शासन किया, देश को लूटा, 60 साल तक शासन किया, देश को लूटा। तो कैसे कैसे लूटा ये पब्लिक अपने आप जानेगी। तो वक्रोक्ति का मतलब क्या है? सीधे सीधे नहीं कहना कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के ताकतवर व्यक्ति थे, इससे मजा नहीं आएगा। तो वक्रोक्ति का मतलब है उनको ये कहना चाहिए कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष थे, जबकि न तो महाराणा प्रताप शेर थे और न सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहे के बने हुए थे। वो आपकी और हमारी चमड़ी दमड़ी के आदमी थे, लेकिन वहां ताकतवर के स्थान पर शेर कहना और यहाँ दृढ़ संकल्पी व्यक्ति के स्थान पर लोह पुरुष कहना ही वक्रोक्ति है। और यही इन्होंने काव्य की खूबी बताई कि अगर पुस्तकों में आप चीजें सामान्य तरीके से रखोगे तो लोगों को मजा नहीं आएगा। वक्रोक्ति को अलंकारों का प्राण माना। तो अलंकार क्या काम करते हैं? विशेष अर्थ देते हैं सामान्य अर्थ की जगह। 10 विध काव्य दोषों का इन्होंने जो है विवेचन किया है। तो क्या है यहाँ पे? तो काव्य के जो दोष बताए वो कितने बताए? 10 दोष बताए। गुण तो 3 बता रहे थे, लेकिन जो भरत मुनि ने 10 दोष काव्य के बताए, उसके साथ भामा ने कोई छेड़छाड़ी नहीं की है। तो काव्य के 10 दोष सबसे पहले भरत मुनि ने बताए थे। इन्होंने भी 10 दोष ही रखे कि किसी भी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में, काव्य में, महाकाव्य में, खंड काव्य में 10 प्रकार के दोष हो सकते हैं, तो फिर वो अच्छी रचना नहीं मानी जाएगी। जैसे मार्केट में जितनी भी बुकें हैं जिनसे आप तैयारी करते हो, जैसे आप अभी लुसेंट वाली बुक की बात कर रहे हैं, 350 से ज्यादा गलतियां हैं, लेकिन वो गलती किसको पता होती है? जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट्स होता है। तो 10 विध काव्य दोष विवेचन का मतलब क्या हुआ कि कहीं वर्तनी से संबंधी गलती होगी, कहीं सेंटेंस का सही भाव नहीं पता होगा, कहीं गलत इन्फॉर्मेशन जानकारी दे देंगे, आंसर होगा कुछ तो बताएगा कुछ, ठीक है, कहीं पर कोई टॉपिक को कंप्लीट ही नहीं देगा, आधा अधूरा देगा, बस ऊपर ऊपर से चीज देगा। जब अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा डिटेल में
तो वो उस किताब में है ही नहीं। यही रीजन है कि किसी भी किताब को पढ़ के आज तक किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर किताबों से पढ़ के सिलेक्शन होता तो ना तो कोचिंग सेंटर होते, ना ये टीचर होते, ना ऑनलाइन पढ़ रहे होते, ना ऑफलाइन पढ़ रहे होते। आप केवल डिग्री लेते और डिग्री लेके तुरंत भर्ती हो गए होते। लेकिन उसका रीजन यही है कि जिस सब्जेक्ट की आपने डिग्री ली उस सब्जेक्ट को आप दोबारा पढ़ना पड़ गया। जो सब्जेक्ट आज से लगातार 4 साल पहले भी आप पढ़ रहे थे, आगे 4 साल भी पढ़ोगे फिर भी नहीं सीख पाओगे। उसका रीजन है कि इन किताबों में 10 प्रकार के दोष होते हैं, इसीलिए ये अच्छी नहीं मानी जाती है। तो कहीं पे कंटेंट पूरा नहीं होगा, कहीं पे सीक्वेंस नहीं होगा, कहीं वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी, कहीं पर सेंटेंस अपने भाव को सही नहीं बता रहा होगा और कहीं पर गलत जानकारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। इसी तरह के दोषों का वर्णन इन्होंने यहाँ काव्य का मतलब क्या है, काव्य का मतलब यहाँ पुस्तक है, ग्रंथ है। काव्य का मतलब यहाँ महाकाव्य, खंड काव्य है। काव्य का मतलब यहाँ रचना है। काव्य का मतलब यहाँ कृति है। ये सारे समानार्थी शब्द हैं। तो ये क्या कहलाए प्यारे दोस्तों, आपके काव्य के दोष कितने बताए गए? 10। रीति को न मानकर काव्य गुणों का इन्होंने विवेचन किया। रीति को इन्होंने स्वीकार नहीं किया वामन की जो है, तो काव्य गुणों का समावेशन इन्होंने किया। ये रही आचार्य भामा की खूबी। अगर आचार्य भरत मुनि आचार्य भामा को समझ चुके हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बारे में जानेंगे फिर आचार्य दंडी के बारे में, और फिर करेंगे यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आचार्य भरत मुनि और भामा के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक अगर पहुंच गया है, सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। पुष्पेंद्र, काजल, इत्सार, सरस्वती, वंदना, ओम, शिव कुमार, सागर, सत्यम, राजकुमार जी, मुकेश, अश्विनी, विशाल, अंकित, मोनू, विपुल, धर्मेंद्र, यश, भारती, सोनू, कपिल, मनोज, किरण, देवेंद्र, सालू, उमेश, प्रदीप, परवीन, सतीश, संतोष, अश्वनी, नेहा, पूजा, रवि, प्रियंका, सत्यम, मुकेश, मंजू, प्रीति, अरुण, अमित, सालू, वर्णिका, सूर्य, अर्चना, राधा, इंद्रजीत, मुकेश, सीमा, कविता, अश्वनी, सालू, अमित, नेहा, वीर, एमडी, मुकेश, यादव, संकित, अश्वनी, परवीन, हरिंदर, सत्यम, भारती, आकाश जी। बाकी बच्चों के नाम कमेंट स्पीड के साथ निकल गए। हाँ बिल्कुल, भोलेनाथ जी भी है, वेरी गुड। आदर्श, थैंक यू थैंक यू। तो ये थे आपके आचार्य भरत मुनि और भामा है। इसके बाद किसके बारे में जानेंगे? आचार्य दंडी के बारे में। तो हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन 2-4 ऐसे होते हैं जो ये लगता है कि ये तो बस मेरा ही सही होगा, बाकी सबने गलत कर दिया। ये वही क्वेश्चंस हैं जिनका कंटेंट भी कम है और ये पूछे भी जाते हैं। आचार्य दंडी का समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध भामा का था, 2री शताब्दी का जो है भरत मुनि। तो इनमें सबसे बड़े भरत मुनि हुए, फिर भामा आए, 3रे नंबर के हो गए दंडी। तो आचार्य दंडी का समय था 7वीं शताब्दी। ठीक है, ये दक्षिण भारत के निवासी थे। कहाँ के थे? दक्षिण भारत के निवासी थे आचार्य दंडी। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। तो पल्लव नरेश कौन है? सिंह विष्णु। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जीएस में भी पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा में ये रहते थे आचार्य दंडी। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित रखते हैं, इनका रस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? दंडी का संबंध अलंकार संप्रदाय से है। तो अलंकार के बारे में जैसे भामा ने चर्चा की, तो अलंकार के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य भामा हैं।
ठीक है। और रस के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य भरतमुनि। तो दंडी कौन थे? अलंकार संप्रदाय से संबंधित। काव्य आदर्श इनकी रचना का नाम है। काव्य आदर्श मतलब काव्य का आदर्श, इसमें एक शब्द काव्य है और दूसरा क्या है इसमें? आदर्श। आदर्श मतलब रोल मॉडल। तो पुस्तकों का रोल मॉडल किसे कहा गया? की रचना, पुस्तकों का रोल मॉडल किसे कहा गया? दंडी की रचना काव्य आदर्श को। यहां से हमने क्या ले लिया है? इधर से क्या ले लिया? आ। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? आ बनेंगे। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। तो काव्य आदर्श क्या है? काव्य का आदर्श किसकी रचना है? आचार्य दंडी की रचना है। काव्य आदर्श में 4 परिच्छेद हैं, अर्थात अलंकार शास्त्रीय जो ग्रंथ होते हैं उनको परिच्छेदों में बांटा गया। उनको किस में बांटा गया? परिच्छेदों में बांटा गया। तो कितने परिच्छेद हैं? 4। तो काव्य आदर्श में कितने परिच्छेद हैं? 4 परिच्छेद हैं। लगभग 650 श्लोक हैं। अब अंदाजा लगाओ, आज आपको 100 पेज 200 पेज की किताब पढ़ने में आपकी हालत खराब हो जाती है और चाहते हो कि 50,000 की 60,000 की नौकरी आपको मिल जाए। 100 पेज का कंटेंट आपको दे दे तो पसीने आ जाते हैं, फिर बोलते हैं इतना पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन जब सैलरी चाहिए तो सैलरी 50,000 से कम की चाहिए नहीं। नौकरी तो चाहिए आपको 50,000 से ज्यादा सैलरी वाली, लेकिन किताब और कॉन्सेप्ट आपको चाहिए केवल 50-60 पेज के। तो एक पेज 1,000 रुपया थोड़े दिलवा पाएगा। 6,500 श्लोक की रचना है। कौन सी है? काव्य आदर्श। अंदाजा लगाइए आप कैसे 6,500 श्लोक लिखे होंगे इंसान ने। तो ये पुराने जो लोग थे ये सब देवता ही थे, अर्थात इन्होंने जो काम किया बड़ी शिद्दत से किया, बड़ी तन्मयता से किया और एक ऐसा रास्ता दे गए जिसकी वजह से भारत जो है अपने आप में, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार आज भी हर जगह पूजे जाते हैं और एक बड़े गौरव का हिस्सा हैं। क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो वास्तव में किताबों के माध्यम से ये चीजें ट्रांसफर होकर हम तक ना पहुंचती। तो काव्य आदर्श के 4 परिच्छेद हैं। जिस प्रकार 6 परिच्छेद किसके थे? काव्य अलंकार जो भामा की रचना है, इसको 4 परिच्छेदों में बांटा गया। इसके चैप्टर्स कितने हैं? 4 ही चैप्टर्स हैं। 650 श्लोक इसके अंतर्गत रखे गए। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वेदर्भी और गोड़ी रीति, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेदर्भी और गोड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया। वेदर्भी और गोड़ी जो रीति थी इसके बारे में, वेदर्भी रीति सबसे पहले प्रयोग कालिदास ने किया, क्योंकि कालिदास को प्रथम शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी का माना जाता है। तो उस हिसाब से अगर कालिदास को हम प्रथम शताब्दी का माने, जिन्होंने वेदर्भी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया, तो वो सबसे पहले कवि थे जिन्होंने वेदर्भी का प्रयोग किया। क्योंकि उनका सही समय आज तक पता नहीं चला है। अगर हम 4वीं शताब्दी का माने कालिदास को, तो इसका मतलब आचार्य भरत मुनि कालिदास से बहुत पहले के थे। क्योंकि भरत मुनि का तो आपको पता ही है, आपको अब समय बताया गया। तो भरत मुनि का जो समय आपको बताया गया वो उस हिसाब से सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, क्योंकि 2री शताब्दी इनका समय माना गया भरत मुनि का, कालिदास का 4वीं शताब्दी है। तो कालिदास फिर भरत मुनि के बाद के हुए। ठीक है, तो भामा का समय जो है 6वीं शताब्दी है और यहाँ दंडी का समय जो है 7वीं शताब्दी है। तो काव्य शास्त्रीय रचनाकारों में कालिदास को नहीं गिना जाता, लेकिन वेदर्भी का प्रयोग कालिदास ने किया, इसलिए उनको यहाँ पे वेदर्भी के संदर्भ में जाना गया। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वेदर्भी गोड़ी रीति के पारंपरिक अंतर को स्पष्ट किया और इसका संबंध गुण से स्थापित किया। तो गुण के बारे में जो कि माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण होते हैं, वो 3 प्रकार के जो गुण आचार्य भामा ने बताए, तो वो 3 गुणों के बारे में यहाँ वेदर्भी और गोड़ी रीति के संदर्भ में आचार्य दंडी ने अपने विचार काव्यदर्श में प्रस्तुत किए। काव्यदर्श में 4 परिच्छेद हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ है। तो पहला चैप्टर्स है आपका, इसको क्या कह रहे हैं हम? इसको हम अध्याय या परिच्छेद कह रहे हैं, पाठ भी कहेंगे इसको। तो आपको ध्यान रखना है, जिसको आप परिच्छेद कह रहे हो उसके लिए आजकल हम अध्याय का, चैप्टर्स का प्रयोग कर रहे हैं, पाठ का प्रयोग कर रहे हैं। पुराने समय में परिच्छेद कहते थे। तो ये पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद, तीसरा परिच्छेद है और ये क्या है? चौथा परिच्छेद है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये परिच्छेद का प्रयोग हुआ, प्रथम काव्य के लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन हुआ। तो ये क्या है आपका?
प्रथम काव्य के लक्षण, काव्य के भेद, रीति और गुण। द्वितीय है अलंकार का निरूपण। तीसरे में है शब्दालंकार का निरूपण, ठीक है। और चौथे में है 10 विध काव्य दोष। तो इन्होंने आपको ध्यान रखना है, काव्य के लक्षणों की बात कहाँ की है, अपने पहले चैप्टर्स में। काव्य के भेदों की चर्चा पहले में। रीति और गुण का विवेचन ये पूछा गया क्वेश्चंस है, पूछे तो ये सारे गए हैं लेकिन सबसे ज्यादा ये पूछा गया। दंडी ने काव्य आदर्श के किस परिच्छेद में रीति तथा गुणों का विवेचन किया है? तो काव्य के लक्षण, काव्य के भेद, रीति तथा गुण का विवेचन पहले चैप्टर में। दूसरे में है अलंकार निरूपण। अलंकार निरूपण दूसरे चैप्टर में। शब्दालंकार निरूपण विशेषतः यमक के बारे में चर्चा किसने की? आचार्य दंडी ने। दंडी किससे संबंधित है? रस से, छंद से, अलंकार से? तो आपका राइट आंसर होगा अलंकार से, क्योंकि यहाँ दंडी क्या कर रहे हैं, अपनी किताब में अलंकार की चर्चा कर रहे हैं। एक चैप्टर तो पूरा ऐसा है जिसमें शब्दालंकारों के बारे में चर्चा की, और उन शब्दालंकारों में भी इन्होंने यमक अलंकार के बारे में बताया। यमक अलंकार किसे कहते हैं? सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये क्या है? यमक अलंकार का उदाहरण। तो ये क्या है? मैं पानी पानी हो गई, ये क्या है? यमक अलंकार का उदाहरण। तो ये जो आज गानों में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, आज ब्लू है पानी पानी पानी, ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, मैं पानी पानी हो गई, इन सब को इसलिए आज गाया जा रहा है और आपके द्वारा सुना जा रहा है क्योंकि इस पे आचार्य भामा और आचार्य दंडी पहले ही काम कर चुके हैं। इसके बाद चौथा जो चैप्टर्स है वो कौन सा है? 10 विध काव्य दोष, जिसमें काव्य के दोषों का वर्णन किया गया। तो काव्य के दोषों का वर्णन कहाँ हुआ? चौथे चैप्टर में। तो यहाँ काव्य आदर्श के कितने चैप्टर्स हैं? काव्य आदर्श के यहाँ पे 4 चैप्टर। आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक। रीति संप्रदाय दंडी से संबंधित नहीं है, प्रवर्तक नहीं कहा, मार्गदर्शक मानते हैं। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट के जीवन में किसकी भूमिका में होता है? मार्गदर्शक की। मेहनत तो आपको ही करनी है, सिलेक्शन तो आपके एफर्ट से होगा। मैं तो सबको अच्छी तरह से बराबर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे गाइडेंस में जो लोग खुद सेल्फ स्टडी कर लेंगे, अपने खुद के नोट्स तैयार कर लेंगे, सही ढंग से सही समय पे चीजों को अचीव कर लेंगे, सिलेक्शन तो फाइनल उनका ही होना है। हमारा काम तो केवल मार्गदर्शक का है, ठीक है, इसका काम है, मार्गदर्शक की भूमिका का है, ठीक। नेक्स्ट देखो जी, वामन, ये कौन है जी? चौथे व्यक्ति है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। दंडी ने इनको रास्ता दिखाया, आचार्य दंडी ने इनको रास्ता दिखाया, तो इन्होंने एक नया संप्रदाय खड़ा कर दिया, और वो नया संप्रदाय क्या था? यहाँ रीति संप्रदाय, ठीक है। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा, आसाराम बापू का अपना अलग संप्रदाय है, राम रहीम का अलग है, रामपाल का अलग है, और कहीं देवी भी आ गई है। तो ये अलग अलग चीजों को, अलग अलग मतों को, अलग अलग संप्रदाय को, अलग अलग विचारधारे को, अलग अलग वाद को लेके चलते हैं, और लोग इनके झांसे में पड़ जाते हैं। तो ये आसाराम बापू वाला जो संप्रदाय है, राम रहीम के जो संप्रदाय है, रामपाल के जो संप्रदाय है, ये सब बिजनेस के फंडे हैं, ठीक है। तो ये भगवान की भक्ति के नाम पर लोगों को बहकला फुसला के भीड़ को इकट्ठा करते हैं, फिर भीड़ को देख के पढ़ो लिखे की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर उसके साथ बच्चे हैं, घर में बड़ा आदमी है कोई, उसको किसी ने बहका लिया, पूरा परिवार उसके पीछे, क्योंकि जो घर के मुखिया को बहका लेगा पूरा घर उसी के अंदर कंट्रोल हो गया। तो ऐसे ही मिलना कुछ नहीं, लोगों के पास इतना दुख है, लोगों की इतनी समस्याएं हैं, लोगों के सामने इतनी चुनौती है, तो वो उन चुनौतियों का सामना तो करता नहीं है, उन समस्याओं का हल तो ढूंढता नहीं है, तो वो दुखी होता है, और वो दुखी होके पहुंचता है भगवान की शरण में। अब फिर जो भगवान की भक्ति में उसको प्रवृत्त करता है, वो उसी का फिर सगा हो जाता है, अब वो उसका एक तरह से गुलाम बन जाता है। तो यहाँ यही सबसे बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर कि अज्ञानता की अपनी पराकाष्ठा पहले भी भारत में रही है, अभी भी है, और आज के टाइम पे तो ज्यादा है। अगर मैं बात 10-20 साल की बात करूं तो एक उसी तरह का शुद्धि आंदोलन चलाना पड़ेगा जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, इन्होंने जो चीजें उठाई थी ना शुरू में, ठीक है, जब देश आजाद नहीं हुआ था गुलामी के दौरान, तो उसी तरह का जो कि हमारी जो 19वीं शताब्दी थी उसके अंतर्गत 18वीं और 19वीं शताब्दी में जिस तरह बाह्य आडंबर था, अंधविश्वास था,
वे सारी चीजें अभी भी फल फूल रही है एक बड़े लेवल पर। तो उस समय भी यही चीज थी। अरे इंसान के पास साधन नहीं थे। अंग्रेज पहले गुलाम रहे मुसलमानों के लंबे समय तक, उन्होंने सारी चीजों को से जो है हमारे हाथ बांध दिए, कुछ साधन ही नहीं बचे। खेती बाड़ी का काम कुछ भी होता था सब वही ले जाते थे। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी यही किया यहाँ से लूट के। तो जब आदमी के पास कमाने खाने के लिए कुछ बचता नहीं है तो वो भगवान की शरण में जाना चाहता है दुखी होके। दुखी व्यक्ति ही भगवान को याद करता है। जब आपके पास सुख होता है तो आपको भगवान याद नहीं होता है। तो उस तरह की स्थिति बन गई जब अपने पास कुछ है ही नहीं, रोज कुछ न कुछ नई समस्या, रोज कुछ न कुछ दुख है, रोज कुछ न कुछ पीड़ा है, और उस समस्या का दूर दूर तक कोई हल नजर नहीं आता है। तो एक सहारा बचा परमात्मा। ऐसे ही अभी है, लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, अनाप शनाप खर्च करके। बहुत सारे जो हैं ढोंग करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, और जिसको आज के डेट में टोटका पोटका कहते हैं। तो उन चक्करों में आज के जो लोग हैं, खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा भी है, वो भी वो टोटके के चक्कर में पड़ा हुआ है। समस्या का हल नहीं ढूंढेगा, चुनौती का सामना नहीं करेगा, अपने समय का इंतजार नहीं करेगा। उससे पहले ही उसको सब कुछ तत्काल चाहिए। उस तत्काल के चक्कर में आसाराम बापू, राम रहीम और तमाम लोग जो बेफालतू की चीजों में लगे हैं, वो ऐसे ही लोगों को बहला फुसला के, उनकी मजबूरी का, समस्या का फायदा उठा के पथ भ्रष्ट कर रहे हैं समाज को। ठीक है, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो इन्होंने यहाँ क्या कहा, ये 8वीं शताब्दी में आए। ये कब आए? इनका समय था विद्वानों ने 8वीं शताब्दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले भरत मुनि, फिर भामा, फिर दंडी। और दंडी की किसके मार्गदर्शक माने जाते हैं? रीति संप्रदाय अर्थात वामन के। तो वामन ने कौन सा संप्रदाय दिया? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। समय कौन सा है? 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अर्थात यहाँ 751 से माना जाता है। जब 8वीं शताब्दी कहेंगे तो 7 से 51 के 751 ईस्वी के बाद की ये बात कर रहा है, इनका समय माना जाएगा। वामन कश्मीर के नरेश जयापीड़ के मंत्री थे। किसके थे? कश्मीर नरेश जयापीड़ के मंत्री थे। बताओ जी, ये मंत्री भी थे वामन जी, और काव्यकार भी थे। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। तो भामा ने जो रचना लिखी थी उस रचना का नाम था काव्य अलंकार, और उसी काव्य अलंकार में सूत्र जोड़ दिया। उसी काव्य अलंकार में क्या जोड़ दिया? सूत्र जोड़ दिया। तो भामा ने जो रचना लिखी वो रचना क्या थी आपकी? भामा की रचना काव्य अलंकार, उसमें एक नया शब्द जोड़ दिया, सूत्र। ये वाला सूत्र जोड़ दिया तो उसने एक नई रचना ले हो गई काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है। इसीलिए ये सूत्रों में रचना हुई। तो ग्रंथ की रचना किसमें हुई? सूत्रों में ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, इसीलिए नाम रखा गया काव्य अलंकार सूत्र। यही स्वमहीन सूत्रों की वर्ती भी लिखी है। काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है। चलो जी, इन्होंने तो अपनी छोटी रचना में काम चला लिया। ठीक है, तो वो क्या था? यहाँ पर इनकी रचना का नाम क्या है? काव्य अलंकार सूत्र। उसमें कितने सूत्र हैं? 319 सूत्र हैं, तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में बटा है। अध्याय चैप्टर्स कितने हो गए? 5 परिच्छेद, 5 चैप्टर्स में इनका प्यारे दोस्तों ये यहाँ पे बटा हुआ है 5 चैप्टर्स के अंतर्गत। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत कौन कौन से थे? रीति को काव्य की आत्मा माना, काव्य की परिभाषा दे दी। तो काव्य की परिभाषा क्या थी वामन की? रीति आत्मा काव्य से। ये क्या है? काव्य की परिभाषा बहुत पूछी जाती है। तो रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा? आचार्य वामन ने। तो काव्य की परिभाषा है रीति काव्य से आत्मा, रीति आत्मा काव्य से। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? वामन को। इन्होंने कहा किसी भी काव्य में, एक आदमी तो कह रहा है कि काव्य की जो आत्मा है, ठीक है, काव्य का जो मूल तत्व है, काव्य में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, वो केवल और केवल क्या है? रस है। वो किसने कहा? भरत मुनि ने। फिर दूसरा आदमी आया ना, रस जरूरी नहीं है, जरूरी अलंकार है। काव्य अच्छी पुस्तक लिखने के लिए, अच्छा काव्य लिखने के लिए रस की आवश्यकता नहीं, अलंकार की आवश्यकता है। अलंकार अपने आप में सबसे बेस्ट तत्व है किसी पुस्तक काव्य ग्रंथ का। ठीक है, ये बात किसने कही थी? ये भामा ने कही। दंड जो भरत मुनि की बात थी रस,
उसको नकार दिया आचार्य भामा ने आते ही, जो कि बाद में आए। बाद में आदमी आएगा तो हट्टा कट्टा होगा, ठीक है, यंग होगा, और पुराना आदमी बुजुर्ग हो चुका होगा, जबरदस्ती मनवा लेगा अपनी बात। भामा ने भी यही कहा कि नहीं, रस की कोई आवश्यकता नहीं है काव्य के अंदर, ठीक है, रस हो अच्छी बात है, लेकिन अलंकार मेन भूमिका में होता है, वही वहां पे काव्य की शोभा को बढ़ाने का काम करता है। उसी का समर्थन करने के लिए 6ठी शताब्दी में दंडी अवतरित हो गए। दंडी आगे बोला, शाबाश, भामा जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, भामा की बात 100% सही है, ठीक है, इससे सब अपनी सहमति दो, सब हाथ खड़ा करो। भामा ने जो कहा सब अपना हाथ उठाओ, और जिसका हाथ नहीं उठा था दंडी ने हाथ उठा के ऊपर कर दिया, ठीक है, मैं भी अलंकार का समर्थन करता हूँ। अलंकार फैल गया सब में, पूरे भारत में जगह जगह जो भी लिख रहे थे सबने अलंकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया काव्य में। फिर एक आदमी आए वामन, तो वो क्या कह रहे कि नहीं, कुछ नहीं है, ये रस अलंकार बेफालतू की बात है, लोगों की समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट किताब बन जाएगी, पढ़ेंगे ही नहीं लोग फिर टीचर के पास जाएंगे पढ़ने के लिए। इसलिए वहां पे रीति को काव्य की आत्मा कहा। और रीति क्या है? गुण अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। तो ये वेदर्भी, गोड़ी और पांचाली, इन 3 रीतियों की जो कल्पना हुई, उनका जो प्रयोग हुआ वो कहाँ पे हुआ प्यारे दोस्तों? वामन के काल में हुआ। वेदर्भी, गोड़ी और रीति, ये रीति क्या है? लिखने का स्टाइल। किताब को एक अलग स्टाइल में लिखा गया, ग्रंथों को कुछ वेदर्भी रीति का प्रयोग हुआ, कुछ में गोड़ी का हुआ, कुछ में पांचाली का हुआ। कबीरदास के लिखने का ढंग अलग था, सदुगुड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं उसको, ठीक है। तुलसीदास का लिखने का तरीका अलग था, ठीक है। मेरा लिखने का तरीका अलग है, अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्तियों के लिखने के ढंग अलग थे, तो लिखने के ढंग को ही रीति कहते हैं। तो रीति क्या है? एक विशेष प्रकार की बातों को कहने का नजरिया, तो वो क्या कह रहे हैं? हम रीति कह रहे हैं। तो वेदर्भी, गोड़ी और पांचाली ये क्या है? ये 3 रीतियां हैं, जो कि जैसे 3 गुण हैं ऐसे 3 रीतियां भी मानी जाती है। 10 प्रकार के गुणों की चर्चा किसने की? आचार्य वामन ने। उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना कर बैठे। वक्रोक्ति को सादृश मूलक लक्षणा मान लिया। समग्र अलंकारों को उपमा का प्रपंच माना। ऐसे कौन से व्यक्ति थे कि सारे अलंकार उपमा के अंतर्गत आ जाते हैं? एक ही अलंकार है जो सबसे बेस्ट है, और वो है उपमा अलंकार। ये वामा कह रहे हैं कि आप जितने भी अर्थालंकार के अंदर भेद पढ़ते हो वो सारे उपमा के ही प्रपंच हैं, ठीक, क्योंकि उपमान उपमे तो सब में प्रयोग कर रहे हैं हम, चाहे वो उपमा अलंकार हो, उत्प्रेक्षा हो, रूपक हो, भ्रांतिमान अलंकार हो। तो उन्होंने ये कहा चाहे संदेह हो, दृष्टांत अलंकार हो, तो उन्होंने कहा है कि वे सारे के सारे उपमा के अंतर्गत आते हैं, वो उपमा का प्रपंच है। तो समग्र अलंकारों को उपमा के अंतर्गत मानने वाले, समग्र अलंकारों को उपमा का प्रपंच मानने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वामन था। वेदर्भी, गोड़ी, पांचाली रीति को बताने वाले कौन थे? वामन। क्योंकि रीति आत्मा काव्य है, तो रीति काव्य की आत्मा है। कौन सी रीति? वेदर्भी, गोड़ी, पांचाली रीति। क्या है रीति? लिखने का एक नया स्टाइल। तो इसलिए राइट आंसर आपका वेदर्भी, गोड़ी, पांचाली, ये 3 रीति वामन के द्वारा सबसे पहले इनकी व्याख्या हुई। हालांकि वामन अलंकार से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसी वजह से इन्होंने क्या कहा? तो यहाँ कई बार पूछा जाएगा वामन का संबंध किससे है? रस से, छंद से, अलंकार? तो आप कहोगे अलंकार से। भामा का भी, दंडी का भी, वामन का भी, ये सब अलंकार शास्त्रीय व्यक्ति थे। इन्होंने उपमा को माना सभी अलंकारों का, ठीक है, परपंच। इसीलिए वामन का संबंध किससे हुआ? अलंकारों से हुआ। उद्भट, ठीक है, इसके बाद आए। इनका समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय था। तो 8वीं शताब्दी में कौन आ गए जी? उद्भट आ गए। इन्होंने क्या किया? अलंकार से संबंधित आचार्य, ये भी अलंकार शास्त्री थे, ठीक है। इनका संबंध किससे था? उद्भट का अलंकार से था, रस से कोई नहीं था। रस से तो बस एक भरत मुनि थे, ठीक है। उसके बाद में फिर अभिनव गुप्त आए, भट्ट लोलक, भट्ट शंकु आए। तो भट्ट लोलक, भट्ट शंकु, अभिनव गुप्त, ये इन्होंने ही भरत मुनि के रस की सही व्याख्या की है। जो भरत मुनि ने रस का सूत्र दिया था, विभाव, अनुभाव, व्याविचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति, उसकी सही व्याख्या करने में बड़ी भूमिका निभाई भट्ट शंकु ने, भट्ट लोलट ने, और इसके साथ अभिनव गुप्त ने। ये 4 आचार्य रस से संबंधित हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ अलंकार से संबंधित हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय कौन थे? ये समीक्षक थे,
ठीक है, इन्हें कश्मीर के राजा जयापीड़ का सभी प्रथम माना है। आचार्य उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह, इनकी रचना का नाम क्या है? काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? आचार्य उद्भट की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट किससे संबंधित थे? अलंकार से संबंधित। उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत क्या है? इनकी खासियत क्या है? काव्य के परिप्रेक्ष्य में इनका क्या योगदान है? अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना की। अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना करने वाले व्यक्ति पूछा जाएगा, इसलिए अंडरलाइन कर देता हूं। अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। राइट आंसर है उद्भट। सलेश को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानने वाले, सलेश के दो भेद शब्द सलेश तथा अर्थ सलेश की कल्पना, सलेश के को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानने वाले को व्यक्ति कौन है? तो सलेश अलंकार को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ माना गया। सलेश अलंकारों को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ किसके द्वारा माना गया? उद्भट। सलेश के दो भेद किसने किए? शब्द सलेश, सलेश के दो भेद किसने किए? एक भेद हो गया आपका शब्द सलेश और दूसरा भेद हो गया आपका अर्थ सलेश की कल्पना करने वाले क्या कहलाया? उद्भट। अर्थ अलंकारों में इनको परिणित कर दिया गया। अर्थ के दो भेद कर दिए गए, एक विचारित सुस्त और एक अविचारित रमणीय अर्थ। काव्य गुणों की संगठना का धर्म माना गया उद्भट के द्वारा। रुदट कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखो जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में साहित्यकारों की जमीन रही है। तो यहाँ रुदट कश्मीर के निवासी थे। किसके निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे। 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, तो 9वीं शताब्दी याद रखना है। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय। रुदट की रचना है काव्य अलंकार और सेम रचना सेम टाइटल से भामा ने लिखी। तो ध्यान, दूसरी शताब्दी के अंतर्गत भरतमुनि पैदा हुए, छठी शताब्दी के अंदर भामा पैदा हुए। तो छठी शताब्दी में एक रचना लिखी गई थी, वो थी काव्य अलंकार भामा की रचना। सेम उसी टाइटल से रुदट ने भी एक अपनी रचना लिखी काव्य अलंकार सेम टाइटल से। इसमें 16 अध्याय हैं। उसमें कितने अध्याय थे? 6 अध्याय थे, 6 परिच्छेद थे। भामा के काव्य अलंकार में 6 चैप्टर तथा 6 अध्याय परिच्छेद थे। इसमें कितने? 16 अध्याय हैं और 734 श्लोक हैं। तो श्लोक की संख्या कितनी है? क्योंकि संस्कृत में तो चीजें श्लोक में लिखी गई, तो 7 से 34 श्लोक इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, तो इन्होंने रुदट ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। अलंकारों को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। एक भाग का नाम रखा वास्तव, उपमेय, अतिशय और एक का रखा सलेश। हालांकि इनकी ज्यादा बात नहीं मानी गई। जैसे हिंदी में बहुत सारी पुस्तकें लोगों ने लिखी है, लेकिन स्टूडेंट ने सब रिजेक्ट कर दी। वो बोले कि इसमें गलती है, इसमें पेपर में कुछ नहीं आता, बेफालतू के पेज भरे हुए हैं। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे 3-4 महीने तक, 15 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। वही काम रुदट के साथ भी हो गया। इन्होंने मेहनत तो बहुत की, भामा की पुस्तक का टाइटल भी चुरा लिया, 16 अध्याय भी लिख दिए, 734 श्लोक लिख दिए। 9वीं शताब्दी में पैदा भी हो गया, लेकिन लोगों ने मना कर दिया, बोला तेरे में दम नहीं है, तो नौकरी नहीं दिलवा सकता, सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता, इसलिए आनंद वर्धन की तरफ चलो। तो फिर लोगों का रुझान हो गया आनंद वर्धन की तरफ। तो आनंद वर्धन किस लिए जाने जाते हैं? आनंद वर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। पहला क्वेश्चन जीएस में भी पूछा जाएगा और हिंदी में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे? कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित। अब देखो सारे के सारे कश्मीर में पैदा हुए। 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय। आनंद वर्धन ने धवनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। धवनी संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, धवनी संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। उन 4 चैप्टर्स को 4 उद्योग कहा गया। उद्योग क्या कहा गया? उद्योग। उद्योग का मतलब यहाँ बिजनेस नहीं है, ठीक है, कारखाना भी नहीं है, यहाँ अध्याय है। 4 उद्योग मतलब 4 अध्याय हैं। तो मूल कार्य का सूत्र की इन्होंने जो है व्याख्या की है। ठीक है, तो अभिनव गुप्त ये रस से संबंधित है। इनका संबंध किससे? रस से। बाकी सबका किससे थे? अलंकार का। तो यहाँ पे 3 काम आपको करने हैं।
कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। ठीक है, धवनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। द्वैन्यालोक नामक इन्होंने रचना लिखी जिसमें 4 अध्याय थे। तो ये क्या है आपके आनंद वर्धन। बाकी अभिनव गुप्त के बारे में पढ़ेंगे कल। ये रसवादी थे। ये 10वीं शताब्दी में, दूसरी शताब्दी से हम 10वीं शताब्दी में पहुंच गए। ठीक है, तो ये अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सारे के सारे काव्य शास्त्री कहाँ थे, कश्मीर में। जैसे अगर मैं आधुनिक हिंदी काल की बात करूं तो आधुनिक हिंदी काल जिसको गद्य काल कहा जाता है, उस गद्य काल में सारे के सारे कवि लेखक कहाँ पैदा हुए, पूर्वी हिस्से में। या तो बिहार में हुए या यूपी के पूर्वी हिस्से में हुए। तो यूपी का पूर्वी हिस्सा कौन सा, लखनऊ, इलाहाबाद, जिसको आज की डेट में प्रयागराज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है उसके जो आसपास का क्षेत्र है लखनऊ इलाहाबाद के, और उधर जो बिहार का जो क्षेत्र है वो आधुनिक हिंदी के लिए अपने आप में सबसे ज्यादा बड़े बड़े राइटर उसी एरिया में पैदा हुए। ऐसे ही यहाँ आपको ध्यान रखना है पहली शताब्दी, क्योंकि प्रथम शताब्दी के कालिदास भी माने जाते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार, तो कालिदास का जन्म भी वहीं माना जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। पहली शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी तक पूरा होल्ड किसका रहा, जो कश्मीर में पैदा हुए, कश्मीर में पले बढ़े। इसीलिए आपको ध्यान रखना है ज्यादातर जितने काव्य शास्त्री रहे वो किसी न किसी कश्मीर के राजा के जो हैं सभा पंडित रहे। वहीं पे उन्होंने ये काव्य की बात की, और इन्होंने अगर रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज ये सीरियल, ये फिल्में और ये काव्य के ग्रंथ नहीं लिखे होते। तो इन्होंने लिखने के एक नए नए ढंग को याद किया, लोगों के सामने रखा। तो कल पढ़ेंगे हम अभिनव गुप्त के बारे में। यूट्यूब की आपकी सारी क्लासें हो रही है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है। मैं सुबह 7:30 बजे हिंदी भाई अरुण सर चैनल पर अपनी क्लास लेता हूँ, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का चीजें मैंने रखी है। तो मैं 50 क्वेश्चन की रोज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो पूरे हिंदी के अलग अलग सेक्शन से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, विनम्र निवेदन है कि आप यूट्यूब की उस क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें सब कुछ ग्रेजुएशन लेवल का है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं शाम को अपने यूट्यूब की क्लास के साथ, जो 8 बजे से लेके 10 बजे तक हो।